हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का सही हुआ है। इससे दोस्तों आपको पता लग पाएगा आपका कितना तैयारी हो पाया, क्या लेवल है आपका, ठीक ना। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ये सभी दोस्तों आपका जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस तैयारी करना है। पहले देखिए, जैसे आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस में आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी बताया गया आपका सिलेबस में। अब सिलेबस में इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है, किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम के लिए, उस बुक को खरीद लीजिए। उस बुक में ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। उस बुक से कीजिए, साथ ही साथ आप गूगल पे सर्च कीजिए और इसके जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ना, इन सभी टॉपिक्स के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप दोस्तों साइंस में 20 में से 20 नंबर लाना चाहती हैं, तो मैंने दोस्तों अभी तक जो है ना साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। 1000 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आप दोस्तों इन सभी क्लासेस को देख लेते हो स्टार्टिंग से और सभी क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है, ठीक ना, या फिर आप याद कर सकते हैं तो साथ साथ याद करते चाहिएगा, ठीक ना। अगर आप इस 1000 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो लिख लीजिए आपके 20 में से 20 नंबर पक्के हैं। क्योंकि जो मैंने तैयारी करवाया है ना, वो सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप लोग साइंस इससे कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कैसे आपको मिलेगा ये सभी क्लासेस, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना है। चैनल पे जब आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट पर आना है इस तरीके से, और प्लेलिस्ट में जब आएंगे ना तो यहाँ पर आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर साइंस, सोशल स्टडी और हिंदी तो हम खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ में आ रहा है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वीक है। तो देखो ऐसे, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के लिए बताता हूँ। इंग्लिश में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवाया है। तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही है, साथ ही साथ लूसेंट की जो है ना एक जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उस बुक को ले लीजिए। और दोस्तों आप ये 19 क्लासेस देख लीजिए इंग्लिश के, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक दोस्तों आप जो है दो आप कॉपी बना लीजिए। एक कॉपी दोस्तों आप जो है ना मैथ और रीजनिंग के लिए बना लीजिए, और दूसरा कॉपी जो है ना आप जो है साइंस, सोशल स्टडी, हिंदी इसके लिए बना लीजिए, ठीक ना, और इंग्लिश के लिए। मतलब दो रजिस्टर आपको बनाना है। अब रीजनिंग और मैथ में क्या है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो ज्यादा पेजेस वाला बनाइएगा। और इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल स्टडी में आपको नोट्स बनाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, ठीक ना। तो आप देखिए क्या कीजिए, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसे कीजिए। और रीजनिंग में दोस्तों आपके जो है ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो रीजनिंग के लिए जितने, देखिए मैंने आपको बताया था ना 10 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको सिलेबस में, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स की जो है ना ऑलरेडी मैंने 200 क्लासेस करवाए हैं। लगभग 20 से 30 क्वेश्चन सभी के करवाए हैं। और मैंने आपको कहा था कि ज्यादा नहीं, अभी आपको सभी टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन कर लेने हैं, आपके पक्के हैं 10 नंबर। तो रीजनिंग की क्लासेस आपको 22 यहाँ पर मिल जाएंगे। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक मैंने कवर किया है, कंप्लीट किया है। तो रीजनिंग की तैयारी तो आपका यहाँ हो जाएगा, 10 नंबर पक्के हैं। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनका मैथ सबसे ज्यादा वीक होता है। अब मैथ के दोस्तों 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जिनको एडवांस लेवल का मैथ समझ में नहीं आता, और बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में एडवांस लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता है, 10th लेवल का पूछा जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। तो ऐसे में दोस्तों मैथ के जो है ना अभी तक जो है मैंने 42 क्लासेस करवाए हैं। और बिल्कुल दोस्तों बेसिक से टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं, जिस टॉपिक से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, बिल्कुल बेसिक के जो मैंने कंसेप्ट बताए हैं उनको आपको लिखना है, और साथ ही साथ जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आपको करना है। मैथ में दोस्तों आप कितना भी कमजोर है ना, लिख लीजिए। आप इन सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो आप 25 में से दोस्तों 20 आराम से ला सकते हैं आप। और कुछ भी डाउट है आपको, कोई सा भी आपको टॉपिक मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो आखिर दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है।
तो यांत्रिक ऊर्जा को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ना स्थितिज और गतिज ऊर्जा समझना होगा, क्योंकि दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है ना ये स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को ही हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु के स्थिति एवं आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, मतलब कि उसमें वो कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब एक हैमर है, हथौड़ी है जो कि रखा हुआ है, अब उससे उठा लिया तो उसकी स्थिति एवं आकार में परिवर्तन हुआ, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा आ गई उससे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा बनती है, जो उत्पन्न होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हथौड़ी है इस पर प्रहार किया जा रहा है, ठीक ना। अब इन दोनों के योग को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक ना। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये है दोस्तों कि जहां पर कार्य हो रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो कार्य हो ही रहा है, तो यहाँ पर कार्य प्रगति पर है, कार्य हो नहीं रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत जनरेटर। आपने गांव में दोस्तों जनरेटर देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, फ्यूल के माध्यम से दोस्तों जनरेटर को चलाया जाता है, और जनरेटर में एक बड़ा सा लोहे का जो है ना पहिया लगा होता है जो कि घूमता है। तो वो क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा है जो कि फ्यूल के माध्यम से चल रहा है, ठीक ना, वो पहिया चल रहा है। अब वो यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों विद्युत उत्पन्न कर रहा है जनरेटर के माध्यम से, जो कि डायनेमो होता है वो, ठीक ना, उपकरण। अब दोस्तों विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है ना दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। अब इसका एग्जांपल है पंखा। पंखे में आपने देखे होंगे, पंखे में विद्युत मोटर लगा होता है। पानी जो भरने के लिए जो हम मोटर यूज करते हैं घर में, वो भी जो है विद्युत मोटर है, जो कि वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है ना। और उसी के द्वारा जो है पानी को खींचा जाता है नीचे से, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत हीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जूल उष्मीकरण के सिद्धांत पर विद्युत हीटर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों विद्युत मोटर जो है ना ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी, ठीक ना। विद्युत मोटर जो है ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है, ठीक ना, विद्युत से चलने वाला मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को बदलती है। किसमें बदलती है, तो ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एग्जाम्पल पंखा, विद्युत मोटर जो कि घर में जो है पानी भरने के लिए जो है यूज किया जाता है, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक ना। अब पंखा जो है घूमता है, तो ये क्या है, वो एक यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, दोस्तों स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका प्रयोग घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण चेंज करता है, तो इस उपकरण का नाम है दोस्तों माइक्रोफोन। ये क्या करता है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा चांसेस है ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, लेकिन दोस्तों जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन चेंज करता है, कौन सी मतलब उपकरण है जो कि दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर किसी उपकरण के बारे में बताया जा रहा है और आपको बताना है कौन सा उपकरण ये हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यह ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका प्रयोग विमानों में किया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अल्टीमीटर, ठीक है, हिंदी में तुंगता मापी कहते हैं, तो दोनों में नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। अब दोस्तों लैक्टोमीटर मीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पवन वायु की गति, ठीक ना, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने करवाया है इससे रिलेटेड। कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपने दोस्तों नोटिस किया होगा, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो। टू व्हीलर्स बाइक में आपने देखे होंगे दोस्तों, आगे में जो है एक गोल सा जो है ना उपकरण लगा हुआ होता है,
ठीक है ना, जिसमें आपको एक स्पीड का पता चलता है कि जो बाइक है वो किस स्पीड से चल रही है, क्या रफ्तार है। तो उस उपकरण को दोस्तों हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्पीड का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने के लिए दोस्तों डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण से हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की जो ड्रॉप होती है, बूंद होती है, उसका जो आकार है ना, ये गोल हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, देखिए, एक ऐसा यंत्र जिसका उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सोनार, SONAR। और ये दोस्तों आपका सॉन्ड चैप्टर क्लास 9 से पूछा गया है। और देखिए, कई बार दोस्तों इसका जो है ना सोनार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होता है सॉन्ड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस यंत्र का उपयोग झूठ पकड़ने की यंत्र के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर के रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पॉलीग्राफ का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी क्या कहते हैं? दोस्तों किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को जो है उसकी ऊर्जा कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, ठीक ना, पिछली क्लासेस में। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों।